हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीथ नॉलेज पिल्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रॉम टुडे आई एम गोना टेक यू अक्रॉस द प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट। ऐसा मैं नहीं कह रही फ्रेंड्स, ऐसा आप लोग सोचते हैं, बट इन एक्चुअल नथिंग इज मोर इंटरेस्टिंग दैन हिस्ट्री। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास होता क्या है? हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा है या हमारे इतिहासकारों ने हमें ऐसा बताया है। हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि हमारे पास्ट में या हमारे अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी इवेंट्स हैपन हुए हैं, उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला एक टेक्स्ट, एक ग्रंथ हिस्ट्री या इतिहास कहलाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल, डू द ऑल इवेंट्स हैपन इन आवर पास्ट कॉल्ड हिस्ट्री? क्या अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके हमारे पास सोर्सेज हैं, जिनके हमारे पास एविडेंसेस हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री या इतिहास कहेंगे। तो चलिए जानते हैं फ्रॉम वेयर द वर्ड हिस्ट्री केम। दोस्तों, ये जो शब्द है हिस्ट्री, ये एक यूनानी शब्द से एक ग्रीक वर्ड से बना है, और वो यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। History is derived from Greek word historia, and in Greek language historia means the information or the knowledge gathered by investigation. छानबीन करके या खोजबीन करके हमें जो भी जानकारी मिलती है, उसी को हम यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं। और सबसे पहले एक यूनानी व्यक्ति, एक ग्रीक पर्सन जिनका नाम था हेरोडोटस, इसी यूनानी व्यक्ति ने एक पुस्तक, एक बुक लिखकर ये जानकारी दी थी कि अतीत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, और उनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। और क्योंकि ये काम सबसे पहले हेरोडोटस ने ही किया था, मतलब हेरोडोटस ही वे व्यक्ति है जिन्होंने अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। दैट्स व्हाई वी नो हेरोडोटस एज फादर ऑफ हिस्ट्री। और फ्रेंड्स, हेरोडोटस ने ही भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण के बारे में सबसे पहले लिखा था। इसीलिए हम हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहते हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे थे कि हिस्ट्री क्या है। फ्रेंड्स, जब आपने ये हिस्ट्री वर्ड देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि हम पास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री वर्ड को देखते ही या सुनते ही हम समझ जाते हैं कि हम अतीत में जाने वाले हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिस्ट्री इज दैट टेक्स्ट जो हमें पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। अगर हमारे पास्ट में कोई भी घटना घटित हुई है, तो उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हिस्ट्री या इतिहास कहलाता है। और उसी को अध्ययन करने के लिए जो ग्रंथ रचा गया है या जो टेक्स्ट बनाए गए हैं, वही हिस्ट्री है या फिर इतिहास है। एंड एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग, पास्ट में घटित हुई वह घटनाएं जो डेफिनेटली हुई हैं, जो निश्चित तौर पर हुई हैं, उन्हीं को हम हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं। और अगर वो डेफिनेटली हुई है तो हम किस आधार पर कह रहे हैं कि वो डेफिनेटली हुई है? हम इस आधार पर कह रहे हैं कि उस घटना के हमारे पास सोर्सेज हैं, एविडेंसेस हैं, और किसी न किसी सोर्स या स्रोत से हमें उसके बारे में जानकारी मिली है। और ये जो सोर्सेज हैं जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज या फिर साहित्यिक स्रोत, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इट इंक्लूड्स फॉसिल्स, जिन्हें हम हिंदी में अवशेष कहते हैं। नेक्स्ट हमारे इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख, मॉन्यूमेंट्स या स्मारक, कॉइन्स, सिक्के, स्टैच्यूज, मूर्तियां। ये सारे के सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं।
Let's take some examples. In Indus Valley civilization and Harappa civilization, we have found many fossils. हिंदी में जिन्हें हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वहां से हमें बहुत सारे फॉसिल्स या अवशेष मिले हैं और इन्हीं फॉसिल्स के बेस पर हमने ये कहानी गढ़ी है कि वहां पर एक सभ्यता थी। इस सभ्यता में लोगों के रहन सहन क्या रहा होगा, वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या रही होगी, वहां की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था क्या रही होगी, ये सारा अनुमान हमने फॉसिल्स के बेस पर ही लगाया है। नेक्स्ट हमारे इंस्क्रिप्शंस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख होता क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी पत्थर पर, मेटल पर, केव्स में या लकड़ी पर जो लिखी हुई लिपियां हमें मिली हैं, स्क्रिप्ट्स मिली हैं, उन्हीं को हम इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख कहते हैं। Inscriptions of Emperor Ashoka are considered as oldest inscriptions. हमारे पास सम्राट अशोक के अभिलेख हैं जो भारत में सबसे पुराने अभिलेख माने गए हैं, जो हमें खरोष्ठी लिपि और ब्रह्म लिपि में मिले हैं, जिन्हें 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और बताया कि अशोका ने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं उसके शासनकाल में घटित हुई। और उन्हीं से हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो राजा था, ये भारत में मगध में मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था, क्योंकि 1837 से पहले तो हम लोग यही समझते थे कि ये कोई श्रीलंका का शासक था जो हिंदुस्तान आया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। But when we studied Ashoka's inscriptions, then we came to know that his name was Ashokvardhan, and he did not came to India. Rather, he sent his son Mahendra and daughter Sanmitra to spread Buddhism. जब हमने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तब हमें ये जानकारी मिली कि उसका नाम अशोक वर्धन था और ये श्रीलंका से भारत नहीं आया था, बल्कि इसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और अशोक के ही अभिलेखों से हमारे देश को जम्बूद्वीप नाम दिया गया है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, हमारे देश के मुख्य नाम आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप और यिंतू है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जम्बू वृक्षों की संख्या अधिक थी, इसलिए इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। तो ये जो जम्बूद्वीप नाम है, ये हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस में ही मिला है। मॉन्यूमेंट्स या स्मारक। We have n number of examples like Taj Mahal of Agra, बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, औरंगाबाद की एलोरा केव्स, औरंगाबाद का बीबी का मकबरा, ये सारे हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। नेक्स्ट है कॉइन्स या सिक्के। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे भारत के इतिहास में जो सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं या ओल्डेस्ट कॉइन्स माने जाते हैं, उन्हें हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। We all know that in Gupta period there was a great emperor named समुद्रगुप्त। गुप्त काल में एक महान राजा हुआ समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के ही हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनके ऊपर संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा था और उनके पीछे उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। When we found his coins, then we know that he was a वीणा player. नेक्स्ट है हमारे स्टैच्यूज या मूर्तियां। अलग अलग समय में अलग अलग शैलियों में मूर्तियों का निर्माण किया गया है, मूर्तियां बनाई गई हैं जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। भारत के इतिहास में मानव रूप में मूर्ति बनाकर सबसे पहले गौतम बुद्ध की ही पूजा की गई थी और गौतम बुद्ध की मूर्ति मथुरा शैली में थी जो पूर्णतः स्वदेशी थी। इसके अलावा हमें नटराज, पशुपतिनाथ और पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली है। लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। In this we include those books or texts जहां से हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है। And they are of two types, religious and non-religious. रामायण, महाभारत, all Vedas, Upanishads, Purans are all examples of our religious text. Non-religious sources या गैर धार्मिक स्रोत।
वो साहित्य जो गैर धार्मिक है या धार्मिक रूप से जिन्हें नहीं लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, जिसकी रचना चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा की गई है। मैगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे हमारे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हैं या फिर गैर धार्मिक साहित्य हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। सिंस एंशियंट टाइम्स एट different periods foreign travelers came who spent some time in India, and when they gone back they describe about India in their descriptions. प्राचीन काल से ही हमारे देश में कई जगहों से कुछ विदेशी यात्री आए जिन्होंने भारत में कुछ समय बिताया, और जब वे भारत से वापस लौटे तो उन्होंने अपने देशों में जाकर भारत के बारे में बहुत सारा विवरण दिया। फॉर एग्जाम्पल, गुप्ता डायनेस्टी में एक सबसे महान रूलर हुआ चंद्रगुप्त सेकंड, और उसी के शासनकाल में एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर भारत आया जिसका नाम था फाहियान, जो 15 साल तक यहाँ रहा, और जब वो यहाँ से गया तो उसने भारत के बारे में जमकर बखान किया। पुष्यभूति वंश के सबसे महान शासक हर्षवर्धन के रूलिंग पीरियड में हुएनसांग नाम का एक और प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया जिसने सियोकी नामक पुस्तक लिखकर हमारे देश के बारे में बताया। एंड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड में अफ्रीका के मोरक्को से इब्न बतूता नाम का प्रसिद्ध विदेशी यात्री आया जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। Conclusion of the story: if in our past any event happened, and if that is one of these three types of sources, so it will be called history. But if that event will not pass through any of these three, then it will be called past. कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर हमारे अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है और वो इन तीनों कसौटियों में से किसी एक भी कसौटी पर खरी उतर जाती है तो उसे हम इतिहास कहेंगे, नहीं तो वो केवल अतीत कहलाएगी। This is the major difference between history and past. Thank you for watching this video, guys. In next video, we will know what is Indian history and in which phases we have divided our Indian history. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।